उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और इधर का हो जाए। जगदीप धनखड़ बीजेपी का तोता बनकर एक नई जिम्मेदारी निभाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। वो कैसे, उसके पीछे मैं आपको कई बैकग्राउंड बताता। ये सब बातें बाकायदा मीडिया में प्लांट की जाती हैं। बीजेपी इतनी गंभीर और खतरनाक स्क्रिप्ट लिखती है। बीजेपी के खतरनाक खेल अब शुरू हुए हैं। ये बीजेपी का स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तो जनाबे आली, अभी तो आप देखते जाइए क्या क्या खेल इस देश में हो। नमस्कार, स्वीकार करिए राजीव एस राजू का। उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और इधर का हो जाए। उपराष्ट्रपति के पद से हटाए गए जगदीप धनखड़ अब कुछ इसी भूमिका में नजर आने वाले हैं। अभी तक वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास बने हुए थे, लेकिन अब वो एक नई भूमिका में होंगे और वो भूमिका होगी एक तोते की। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा विश्लेषण और कौन सा एंगल में लेकर के आ गया। जगदीप धनखड़ को लेकर के तो बड़े बड़े पत्रकार अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी सरकार गिराने में लगे हैं, कोई कह रहे हैं कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, कोई ये कह रहा है कि बीजेपी के कई मंत्री जगदीप धनखड़ के संपर्क में हैं, मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो मोदी और अमित शाह की राजनीति को या तो समझ नहीं रहे हैं और या फिर उनको समझ आ नहीं रहा है। और इसीलिए ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। जगदीप धनखड़ बीजेपी टूल किट का अभी भी हिस्सा है। वो बीजेपी का तोता थे और बीजेपी का तोता रहेंगे। बस फर्क ये है कि ये पटकथा पूरी इसलिए लिखी गई ताकि अब वो एक नए और विरोधी के अवतार में दिखें। जगदीप धनखड़ को विरोधी के अवतार में क्यों दिखाना है, वो तोता कैसे बनेंगे, ये बातें मैं करूंगा और बाकायदा सबूत के साथ करूंगा। ऐसे ऐसे घटनाक्रम के संदर्भ के साथ करूंगा और कहीं ना कहीं आप ये बात मानेंगे कि जगदीप धनखड़ बीजेपी के इसी टूल किट का हिस्सा है। ये सब बातें बाकायदा मीडिया में प्लांट की जाती हैं, बीजेपी की तरफ से स्क्रिप्टेड होती हैं। जगदीप धनखड़ बीजेपी की इसी नई भूमिका में दिखेंगे। जगदीप धनखड़ बीजेपी का तोता बनकर एक नई जिम्मेदारी निभाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि कल को वो मोदी के दोस्त की भूमिका में थे, लेकिन अब वो दुनिया को दुश्मन नजर आकर के बीजेपी का साथ देंगे। वो कैसे, उसके पीछे मैं आपको कई बैकग्राउंड बताता हूं और बीजेपी की ये पूरी लिखी हुई स्क्रिप्ट क्यों है ये भी मैं बताता हूं। बीजेपी इतनी गंभीर और खतरनाक स्क्रिप्ट लिखती है जिस पर किसी को यकीन करना मुश्किल हो जाए। चलिए शुरुआत करता हूं मैं पहलगाम हमले से। पहलगाम में हमला हुआ, इतने लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो सीधे पहुंचे बिहार की रैली में और वहां से उन्होंने बयान दिया और वो बयान भी राजनीतिक बयान था। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में बिहार में वोटर रिवीजन, वोटर लिस्ट का खेल हो रहा था। ये पूरा मामला अब साफ हो चुका है लेकिन पूरा ये शोर शराबा बीजेपी को बैकफायर कर गया और बीजेपी का ये दांव उल्टा पड़ गया। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, अभी जुलाई की बात है। जुलाई में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बयान दिया और सीधे सपाट तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पहलगाम हमले के लिए हम जिम्मेदार हैं और सुरक्षा में चूक हुई थी, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, यह मनोज सिन्हा ने कहा। जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का पूरा एजेंडा फेल हो गया बिहार की वोटर लिस्ट से ध्यान भटकाने के लिए, तो उसके बाद मनोज सिन्हा को सामने किया गया। आपको क्या लगता है मनोज सिन्हा की इतनी हिम्मत होती कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के परमिशन के बिना इतना बड़ा वो बयान दे देंगे? और मनोज सिन्हा कौन होते हैं जिम्मेदारी लेने वाले? वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जरूर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सेना, सीआरपीएफ, सारे सुरक्षा बल वहां के अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। फिर पहलगाम में सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी मनोज सिन्हा किस बेस पर ले रहे हैं?
ये बीजेपी का स्क्रिप्टेड ड्रामा था, ताकि एक बार फिर से एक मुद्दा मीडिया को दिया जा सके और पूरे जो डिस्कशन का जो कोर्स है वो पूरा चेंज किया जा सके। लेकिन मनोज सिन्हा का ये बयान भी फेल हो गया, क्योंकि लोग समझदार हो चुके हैं, बीजेपी की राजनीति को समझ चुके हैं। अब आते हैं दूसरे मामले पर। बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट किस तरीके से लोगों को गुमराह करती है, इसको देखकर समझना सामान्य लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता। आप याद करिए जनवरी 2018, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करते हैं लोकतंत्र खतरे में है। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह रहे थे कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। उन 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भी शामिल थे। नवंबर 2019 में रंजन गोगोई रिटायर हुए और मार्च 2020 में वो राज्यसभा के सांसद बना दिए गए। ये बीजेपी की कृपा के बिना कैसे संभव है? रंजन गोगोई के इस चरित्र पर कई सीनियर वरिष्ठ वकीलों ने सवाल उठाया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जाहिर सी बात है कई बड़े मामलों से ध्यान भटकाने के लिए सुनियोजित तरीके से की गई थी। तो बीजेपी की स्क्रिप्ट इस तरह की होती है। और ये सब मामले आपस में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मैं बात कर रहा हूं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और अब आने वाले समय में बीजेपी का तोता बन के अलग भूमिका में काम करना सब कुछ स्क्रिप्टेड है, और इसीलिए ये स्क्रिप्टेड कहानियों को एक बार याद करना जरूरी है। अब जगदीप धनखड़ पर आते हैं। आखिर जगदीप धनखड़ क्रांतिकारी क्यों नहीं हो सकते? ये बात मैं किस आधार पे कह रहा हूं? इसके पीछे कई वजह है। पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। बतौर राज्यपाल उन्होंने लोकतंत्र की जितनी धज्जी उड़ा सकते थे उतनी उन्होंने उड़ाई। जनता द्वारा चुनी गई ममता बनर्जी सरकार के साथ वो लगातार राजनीतिक मुठभेड़ करते रहे। यहां तक कि विधानसभा का सत्र बुलाने तक के निवेदन को उन्होंने वापस भेज दिया बंगाल का राज्यपाल रहते हुए। बतौर उपराष्ट्रपति क्या किया उन्होंने? 2023 में संसद की सुरक्षा को लेकर विरोध करने वाले सांसदों में से राज्यसभा में 45 सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया। आजाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सांसदों को कभी भी निलंबित नहीं किया गया था। अगर उपराष्ट्रपति के अंदर जमीर जिंदा होता, लोकतांत्रिक भावना जिंदा होती, तो ऐसा फैसला कभी नहीं देते। ये थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले टीएमसी के सांसद जो थे उनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर करवा दी गई। मात्र मिमिक्री करने को लेकर के जगदीप धनखड़ ने पूरे राज्यसभा में हंगामा काट दिया था। इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था जैसे पूरा संविधान खतरे में आ गया हो। और राज्यसभा के सभापति के तौर पर जिस तरह का व्यवहार उन्होंने विरोधी सांसदों के साथ किया, न केवल उनको बोलने से रोका बल्कि उनके साथ बदतमीजी से पेश आए। वो चाहे कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों जो सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, या फिर महिला सांसद जया बच्चन जैसी नेता रही हों, उनके साथ भी वो उसी बेहूदगी से पेश आए। ये थे जगदीप धनखड़। तो इतने साल तक मोदी, अमित शाह, बीजेपी सरकार की खुशामद करने वाले जगदीप धनखड़ अचानक क्रांतिकारी हो जाएंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये जो पत्रकार एनालिसिस कर रहे हैं कि मोदी की सरकार गिराने वाले हैं, वो बेहद नादान हैं या फिर नादानी का नाटक कर रहे हैं। अब मैं आता हूं इस बात पे कि मैं जगदीप धनखड़ को बीजेपी का नया तोता क्यों बोलना चाहता हूं। ये बात वहीं से जुड़ी है जो बात मैंने शुरू में आपको कही है कि बीजेपी की हर चीज स्क्रिप्टेड होती है। क्योंकि आज के दौर में मीडिया में जो भी खबर बीजेपी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी के फैसलों की आती है, ये 99% मान लीजिए कि वो खबर प्लांट की गई है। मोदी और अमित शाह का युग जब से शुरू हुआ है, मीडिया के सूत्र खत्म हो गए हैं। किसी को कानो कान उनके फैसलों की खबर नहीं होती। उसका कारण यह है कि सारे फैसले सिर्फ 2 लोग लेते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इस वजह से यह बात किसी के तक पहुंचती ही नहीं है। जब यह बात तीसरे तक पहुंचती ही नहीं तो वो बात कभी मीडिया में लीक ही नहीं होती। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर
ये सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और ये मामला अभी तूल पकड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि पूरे देश में SIR करवाया जाएगा, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक तरीके से NRC लागू करने और लोगों की नागरिकता चेक करने का मामला है। चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा है उसमें करीब 60 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ बिहार में मौजूदा वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा मामला बनने वाला है। इसीलिए इसके बरक्स बीजेपी को कई ऐसे लोग चाहिए जो अलग अलग मुद्दे मीडिया को देते रहें और इनसे कुछ हद तक ध्यान भटकाया जा सके। जगदीप धनखड़ अब इसी भूमिका में होंगे। वो बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, कई तरह के राज खोलेंगे, लेकिन वो उतना ही बोलेंगे जितना उनको बीजेपी बोलने के लिए इशारा करेगी। उपराष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद अब जगदीप धनखड़ बीजेपी के दुश्मन की भूमिका में नजर तो आएंगे, बीजेपी के विरोधी की भूमिका में नजर तो आएंगे, लेकिन वो उतना ही बोलेंगे जितना बीजेपी उनको कहेगी, ताकि ये बात जताई जा सके, ताकि ये माहौल मीडिया में बनाया रखा जा सके, ताकि ये पूरा हो हल्ला मचाया जा सके कि देखो कोई है जो सरकार का विरोध कर रहा है, कोई है जो अमित शाह नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहा है, और इसका इस्तेमाल मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा सके। एक चीज आप जान लीजिए, मौजूदा दौर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार की सीधी आलोचना कर सके। जिसने भी करने की कोशिश की है उसका अंजाम निहायत बुरा हुआ है। कई उदाहरण ऐसे आप ले लीजिए, विरोधी कोई नहीं मिलेंगे। हिंदू हृदय सम्राट 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय रहे प्रवीण तोगड़िया, आपको याद है? उन्होंने कोशिश की थी विरोध की, उनका एनकाउंटर होते होते बचा था। घर से भाग गए थे, भागकर किसी तरीके से छुपे और छुप के तुरंत मीडिया के सामने आ गए, किसी तरह उनकी जान बच गई। ये बात उन्होंने खुद कही थी। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि बिना अमित शाह, नरेंद्र मोदी की लिखी स्क्रिप्ट के किसी की हिम्मत नहीं जो मौजूदा दौर में सरकार की आलोचना कर दे। मोदी के खिलाफ एक कार्टून बनाने वाले शख्स के खिलाफ FIR हो जाती है, बयान कौन देगा? इसलिए जगदीप धनखड़ को नए तोते की भूमिका में रखा जाएगा। वो नए नए बयान देते रहेंगे और उन बयानों पर मीडिया को एक जुमला मिलता रहेगा जिस पर डिस्कशन चलता रहे। इसके अलावा जगदीप धनखड़ कुछ नहीं करेंगे। उसको कोई कहेगा विस्फोटक इंटरव्यू, कोई कहेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कोई कहेगा बहुत बड़ा खुलासा, लेकिन वो खुलासा ना होकर बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर दिया गया बयान होगा। इससे ज़्यादा मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी ऐसा करती आई है। वही वाली बात जो मैंने कई बार कही है वही फिर दोहराता हूं, पूरब में शोर करो, पश्चिम में खेल करो। सारे लोग पूरब में बिजी हो जाएं और खेल पश्चिम में हो जाए। मीडिया को, लोगों को बिजी रखो फालतू के बयानों में और खेल करो बिहार की वोटर लिस्ट में। बीजेपी के खतरनाक खेल अब शुरू हुए हैं। देश में NRC अब लागू होने जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। उतने ही लोग बचेंगे जितने से बीजेपी की सरकार बनाई जा सके, या ये कह लीजिए कि देश के चुनाव एक तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे। असम में 19 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। बिहार में अभी जो ताजे आंकड़े चुनाव आयोग के आ रहे हैं उनमें 60 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाहर हो सकते हैं। 60 लाख लोग एक बहुत बड़ी संख्या होती है। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है। इतना जल्दी 60 लाख लोग कम हो जाएंगे उस वोटर लिस्ट से? उसमें करीब 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है, ये चुनाव आयोग बता रहा है। इतनी जल्दी 22 लाख लोग करीब दुनिया से चले गए और करीब 32 लाख लोग ऐसे हैं जो बिहार से परमानेंट माइग्रेट कर चुके हैं। 32 लाख। तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे हो गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियुक्ति, उनकी जीत फर्जी वोटर लिस्ट पर हुई है? तो जनाबे आली, अभी तो आप देखते जाइए क्या क्या खेल इस देश में होगा। और बड़े बड़े पत्रकारों को बीजेपी अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर जगदीप धनखड़ जैसे लोगों को छोड़कर बिजी रखेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हां, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
सहमत है तब भी, असहमत है तब भी, हर असहमति का दिल से स्वागत है। नमस्कार।